हेलो, आवाज़ जा रही है गौरव जी? हाँ ठीक, थैंक यू रंजन जी। नमस्कार, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरी शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं शोध विहार से जुड़े सभी साथियों और विशेषकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री डॉक्टर सुग्रीव जी, केंद्रीय महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के भाई गौरव रंजन जी एवं बीएन मंडल विश्वविद्यालय के माननीय सीनेट सदस्य भाई रंजन जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबों से संवाद करने का अवसर दिया है। हमारे साथ कई अन्य साथी भी जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं। हम उन सबों को इस लाइव चर्चा के अंत में धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। तब तक आप सबों से आग्रह है कि आप इस लाइव चर्चा में हमसे जुड़े रहें। आप समझ रहे होंगे कि जो बीच मझधार में हमें छोड़कर जाएंगे वो धन्यवाद के पात्र नहीं होंगे। बहरहाल, हम अब आज के शोध विषय पर आते हैं। हमारा आज का विषय शोध मिथक और यथार्थ निर्धारित है। इसमें 3 शब्द हैं, 3 कीवर्ड्स। तो सबसे पहले यह ज़रूरी है कि हम उन शब्दों के अर्थ को समझें और अर्थ को स्पष्ट करें। शोध के क्रम में भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमने जिस शोध विषय का चयन किया है उसमें जिन जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, महत्वपूर्ण शब्द, कीवर्ड्स, हमें उसका अर्थ पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि शब्दों के कई अर्थ होते हैं और विभिन्न संदर्भों में वो अलग अलग तरह से उपयोग किए जा सकते हैं और अर्थ की समझ अलग अलग होने की वजह से विभिन्न तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह के विवाद, कई तरह की मिस अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। इसलिए पहले यह जरूरी है कि शब्दों के अर्थ स्पष्ट। तो हम भी पहले अपने आज के विषय में प्रयुक्त तीनों शब्दों के अर्थ स्पष्ट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम मिथक को लेते हैं। मिथक का सामान्य अर्थ है लोक रूढ़ी, यानी कोई वैसी बात जो परंपरागत रूप से चली आ रही है, कोई शब्द का कोई ऐसा अर्थ जो परंपरा से चलते चलते रूढ़ हो गया, जनमानस में बैठ गया, उसे ही मिथक कहते हैं। इसके अंतर्गत पुरानी कहानियाँ, परंपरागत कथाएं, देवी देवताओं की कथाएं, किंवदंतियाँ, ऐतिहासिक मिश्रण वाली कथाएं, लोक विश्वास, किसी कबीलाए में प्रचलित धारणाएं, प्रतीकात्मक वर्णन आदि सभी आते हैं। लेकिन अभी हम इस व्याख्यान में मिथक को इस साहित्यिक अर्थ में नहीं लेते हुए एक साधारण अर्थ में प्रयुक्त कर रहे हैं कि शोध के संबंध में जो भ्रांतियां हैं, ऐसी धारणाएं जो यथार्थ नहीं हैं लेकिन शोधार्थियों के मन में बैठ जाती हैं। इस व्याख्यान में मिथक का मतलब यही लिया है। दूसरा शब्द हमारा यथार्थ है और
ये स्पष्ट है कि जो वास्तविक हो, जो हुआ हो, जो बिल्कुल ठीक ठीक हो, बिल्कुल उसी प्रकार से व्यक्त किया गया हो जिस प्रकार से देखा गया हो, समझा गया हो, जाना गया हो, जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, कोई बनावटीपन नहीं हो, तथ्यों को छुपाया नहीं गया हो, तथ्यों को करप्ट नहीं किया गया हो, मिस इंटरप्रेट नहीं किया गया हो। अब जो मतलब कि जो शुद्ध हो, जो वैध हो, न्याय संगत हो, उचित हो, सही हो, उसे हमने यथार्थ रूप में लिया है। तो हम देखेंगे कि शोध के संबंध में कौन सी धारणाएं सत्य है। और तीसरा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण शब्द आज के व्याख्यान में है वह है शोध। आप सभी या तो शोध कर रहे हैं या शोध कर चुके हैं, तो आप सबों के मन में शोध के संबंध में कई तरह की धारणाएं होंगी। आप सभी शोध के अर्थ से भी अवगत होंगे। मैं उसे संक्षेप में सिर्फ स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी जानते होंगे कि शोध शुद्ध धातु से बना है और जिसका अर्थ है संस्कारित करना, शुद्धि करना, शोधन करना। मनुस्मृति में इस शब्द का प्रयोग संदेह दूर करने के अर्थ में किया गया है। और शोध के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अन्वेषण, गवेषणा, अनुशीलन, परिशीलन, खोज, अनुसंधान आदि। इन सभी शब्दों के अर्थ थोड़े थोड़े भिन्न हैं, हम उसे विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन उन सभी अर्थों को आप समझने का प्रयास करेंगे। हम आपसे यह अपेक्षा रखते हैं। और अंग्रेजी में शोध को रिसर्च कहते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। तो शोध की कई परिभाषाएं दी गई हैं और आप उन परिभाषाओं को विभिन्न पुस्तकों में देख सकते हैं। लेकिन समान तौर पर शोध एक सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसके माध्यम से नए ज्ञान को प्रकाशित किया जाता है अथवा पुराने ज्ञान की नई व्याख्या की जाती है अथवा पुराने ज्ञान की कमियों को दूर किया जाता है, पुराने ज्ञान की त्रुटियों का निराकरण किया जाता है, त्रुटियों का परिमार्जन किया जाता है। तो यह शोध है। शोध का हमारा मुख्य उद्देश्य ज्ञान के क्षेत्र में योगदान करना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शोध की कई विशेषताएं हमारे सामने आती है, जिसमें एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें नवीनता होनी चाहिए। नवीन ज्ञान में कुछ वृद्धि, कुछ एडिशन होना चाहिए, कुछ ऐड करना चाहिए, नए ज्ञान का विकास होना चाहिए, समान नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन होना चाहिए। और यह सब पूरे साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित एवं सुनियोजित रूप में होना चाहिए। और इस क्रम में विश्वसनीय एवं वैध प्रविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि रिसर्च मेथोलॉजी, हम जिस मेथोलॉजी का उपयोग करें वह बिल्कुल वैध हो। साधन, जिस साधन से हम ज्ञान की प्राप्ति में की ओर बढ़ रहे हैं, शोध में बढ़ रहे हैं, अगर साधन ही गड़बड़ हो जाएगा तो फिर साध्य का सही होना मुश्किल है। हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए साधन की वैधता, साधन की विश्वसनीयता जरूरी है। और यह शोध कार्य करते हुए एक धैर्य
एवं एक विवेक की जरूरत होती है। जल्दबाजी में दिया गया निष्कर्ष और बिना सोचे समझे और विवेकपूर्ण ढंग से की गई टिप्पणियां शोध नहीं हो सकती है। और शोध करते हुए हमें व्यक्तिगत भावनाओं, दलगत, जातिगत, वर्गगत निष्ठाओं एवं व्यक्तिगत लाभ हानि, लोभ, द्वेष, भय आदि विकारों से मुक्त होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें शोध की विशेषताओं में आती है और इस तरह शोधार्थियों के लिए भी कई गुण आवश्यक हो जाते हैं। वैसे यदि आप किसी भी विश्वविद्यालय की पीएचडी डिग्री में नामांकन प्राप्त करते हैं और अपना पंजीयन करा लेते हैं तो आप व्यवहारिक रूप से, औपचारिक रूप से एक शोधार्थी बन जाते हैं। आप शोधार्थी कहला सकते हैं। लेकिन शोधार्थी होना किसी एक कागज के टुकड़े का मिलना नहीं है कि पंजीयन प्रमाण पत्र मिल गया और हम शोधार्थी हो गए। अगर आप ऐसा मानते हैं तो ये मिथक है, यह यथार्थ नहीं है। शोधार्थी होना एक खास गुण धर्म को धारण करना है। शोधार्थी होना कुछ उसी तरह का है जैसे एक बीज, आपने देखा होगा बीज का होना है। बीज जो वृक्ष होने की संभावनाओं को अपने अंदर लिए जब मिट्टी के अंदर जाता है और अंकुरित होने का संकल्प लेता है, तो इस संकल्प को धारण करना शोधार्थी होना है। शोधार्थी होना अपने गर्भ में भ्रूण को धारण करना है, गर्भाधान करना है। किसी विचार को अपने अंदर धारण करना है। और यदि आप तुम्हें गर्भाधान की तैयारी है, प्रसव वेदना सहने का साहस है, 9 महीने तक अपने रक्त मज्जा से भ्रूण को सींचने का साहस है, त्याग है यह। मैं अपने रक्त से सींचूंगा, सींचूंगी अपने ही पेट में पल रहे भ्रूण को, अपने उस विचार को, तब आप शोधार्थी होने के योग्य बनते हैं। और सिर्फ गर्भ धारण कर लेना ही काफी नहीं है। बड़ी सावधानी पूर्वक एक नियत समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। एक धैर्य धारण करना पड़ता है। समय से पहले अगर आपकी प्रतीक्षा टूट गई, आपका संकल्प टूट गया, तो फिर गर्भपात का खतरा है, एबॉर्शन हो जाएगा, सारी प्रक्रिया नष्ट हो जाएगी। और यदि आप इस संकल्प के साथ प्रसव पीड़ा को सहने का साहस रखते हैं, तब फिर एक स्वस्थ शिशु का जन्म होता है जो शोध कहलाता है। वो सृजन है, एक नया सृजन। यही वास्तव में शोध है। और उस शिशु को जन्म दे देना भी काफी नहीं है। जन्म देने के बाद भी निरंतर उसका लालन पालन करना पड़ता है, उसे समाज के लिए उपयोगी बनाना पड़ता है।
अगर आप उसे सही प्रकार से लालन पालन नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे, तो फिर वह समाज के लिए उपयोगी नागरिक नहीं बन पाएगा। तो अपने शोध को भी हमें उसी तरह से हमेशा सींचते रहना चाहिए, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को सींचती है जीवन पर्यंत और मरने के बाद भी। माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, माँ की तरह शोध विषय को हमें सींचना होगा। तो अब इसके लिए जरूरी क्या है, शोधार्थी के लिए अब जरूरी क्या है? जरूरी है सबसे पहले कि वो उसी शोध विषय का चयन करे जिसमें उसकी रुचि हो। यदि रुचि नहीं होगी तो फिर उसके प्रति प्रेम नहीं हो पाएगा, और प्रेम नहीं होगा तो फिर उसमें हम समय नहीं दे पाएंगे, पूरी तन्मयता से वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें उसी विषय का चयन करना चाहिए जिस विषय में हमारी रुचि हो। और वैसे प्रश्न जो हमारे अंतर को, हमारे मन मस्तिष्क, हमारे हृदय को अकुलाहट से भर दे, बेचैन कर दे, वैसे प्रश्नों को हमें अपने शोध विषय के रूप में लेना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मेरी नींद जाने लगी है, मेरा चैन खोने लगा है, मुझे इश्क होने लगा है। इस तरह की अनुभूति अगर किसी टॉपिक को लेकर आपके अंदर में हो रही है तो वही टॉपिक आपके शोध के लिए सर्वाधिक उपयुक्त टॉपिक है। उस शोध के विषय से आपको इश्क होना चाहिए, तभी आप उसमें डूब सकेंगे, उसमें गहराई तक जा सकेंगे। ये शोध कोई ये तालाब में जाकर के, कुआं में जाकर के लोटा से पानी भरना नहीं है। यह समुद्र के गहराई में जाकर मोती को खोजना है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और डूबने के डर से तो रहे किनारे बैठ। डूबने के डर नहीं, डूबने का खतरा लेना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि जरा अनुमान कीजिए कि पहली बार जब मनुष्य जंगलों में रहता था, पूरे समूह को भूख लगी होगी और कोई फल मिला होगा। अब सवाल उठा होगा कि यह फल खाने से हमारी भूख मिटेगी या हमारी जान जाएगी। यह फल अमृत है या विष है, यह सवाल आया होगा। तो उस समूह के किसी एक व्यक्ति ने यह साहस किया होगा, यह जोखिम उठाया होगा कि मैं इस फल को चखूंगा और ज्ञात करूंगा कि यह फल अमृत है या विष। इस फल खाने से हमारी भूख मिटती है या हमारा प्राण जाता है। किसी एक व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने यह साहस किया होगा वही शोधार्थी है। पूरे समूह के हित के लिए, समाज एवं राष्ट्र के हित के लिए उसने साहस किया
और पता लगाया होगा कि यह फल खाने योग्य है और यह फल खाने योग्य नहीं है, जान भी गई होगी बेचारे की। तो शोध इस भावना का नाम है। तो हमारे अंदर यह प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो खतरे हैं और खतरा उठाना पड़ेगा। अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। तो बनी बनी धारणाओं को, पूर्वाग्रहों को तोड़ देना पड़ेगा। शोधार्थी वही है जिसमें असहमति का साहस हो और सहमति का विवेक भी हो। सिर्फ तोड़ने से नहीं होगा, सिर्फ सब चीज को तोड़ने के लिए तोड़ना नहीं, नवनिर्माण के लिए तोड़ना। जो रूढ़ियां हैं, जो जड़ताएं हैं, परंपराओं से जो ज्ञान चला आ रहा है, और अगर वो असत्य है, मिथ्या है, उसे तोड़ना है। लेकिन जो ज्ञान सत्य है, यथार्थ है, उसे आगे भी बढ़ाना है, उसे स्वीकार करने का साहस भी रखना है। ये शोध है। और तो फिर दूसरों से अलग होना पड़ेगा, सुख छोड़ना पड़ेगा, नींद छोड़नी पड़ेगी, चैन छोड़ना पड़ेगा। जागना पड़ेगा। कबीर कहते हैं ना, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो यह जागना, यह रोना ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्पत हाथ पर हाथ धरे रखकर सोने से। इसीलिए कहा गया है कि एक संतुष्ट मनुष्य से अच्छा एक असंतुष्ट सुअर होना है। तो शोधार्थी संतुष्ट नहीं हो सकता है, उसके अंदर ज्ञान की भूख एवं प्यास निरंतर जगी रहनी चाहिए। ज्ञान के खोज में उसे निरंतर लगा रहना चाहिए। तो ये तमाम चीजें शोधार्थी के अंदर होनी चाहिए। और कई गुण हैं शोधार्थियों के। और इधर एक व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज प्राप्त हुआ, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कि मोहब्बत थी तो पीएचडी कर लिया, जिद होता तो जिलाधिकारी होता। तो मोहब्बत तो होनी चाहिए, तभी आप पीएचडी कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। लेकिन जिद भी होनी चाहिए। जिद सिर्फ जिलाधिकारी बनने के लिए नहीं चाहिए, पीएचडी के लिए भी जिद चाहिए। तो जिद भी होनी चाहिए कि हम इसे करके रहेंगे, हम इसे पूरा करेंगे, हर कीमत पर पूरा करेंगे। तो ये तमाम बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। खास करके हमारे जो नए साथी हैं, उन लोगों से मैं यह कहना चाहूँगा। अब कई मिथक शोध के संबंध में प्रचलित हैं, और सबसे बड़ा मिथक तो शोध के अर्थ को लेकर के ही है। आप जानते हैं कि शोध को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। तो कई बार हमें यह भ्रांति हो जाती है कि रिसर्च मतलब फिर से सर्च करना, पुनः खोजना, खोजे हुए को खोजना। यह एक बहुत बड़ा मिथक है। जैसे आप जानते हैं कि री जो है उपसर्ग या कई अर्थों में उपयुक्त होता है, या जैसे कि फिर से कोई चीज करना, इस अर्थ में भी होता है। जैसे डू अगेन, रीबिल्ड, रीमैरी, नहीं कोई चीज को फिर से बनाना, फिर से दूसरे से शादी करना, इस अर्थ में। या रिटर्निंग समथिंग टू ओरिजिनल स्टेज,
जैसे कि रिचार्ज करना, मोबाइल हम लोग रिचार्ज करवाते हैं, या रीग्रीनिंग, फिर से जंगल को हरा भरा करना, तो री के अर्थ में कई जगह प्रयुक्त होता है, रीड्राफ्टिंग, रिटर्निंग, तमाम चीज। लेकिन रिसर्च में जो री शब्द आया है यह दोहराव के अर्थ में नहीं आया है, ये आया है केयरफुल सर्च, न्यू सर्च। तो रिसर्च किसी कही हुई बात को फिर से दोहरा देना रिसर्च नहीं है, बल्कि रिसर्च एक नया सर्च है, एक नई दृष्टि है, एक नया विश्लेषण है। इसे आप लोग ध्यान में रखें। तो अब सवाल यह उठता है कि नया सर्च क्या? अब एक मिथ यह भी प्रचलित है कि जिस टॉपिक पर किसी विभाग में रिसर्च हो गया उस टॉपिक पर हम रिसर्च नहीं कर सकते। यह भी एक मिथक है। वैसे व्यवहार भी यह प्रचलित है, लेकिन यह मिथक है। आप कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति ने एक टॉपिक पर रिसर्च किया हो तो उस टॉपिक के तमाम पहलुओं को उसने अपने 200 या 300 पेज की थीसिस में अंकित कर दिया हो। ये जरूरी नहीं है। उसके कई पहलू अछूते रह जाते हैं। इसलिए एक टॉपिक पर भी रिसर्च हो सकता है और उसके अलग अलग आयामों पर भी रिसर्च हो सकता है, और जिस आयाम पर रिसर्च हो चुका है उस पर भी रिसर्च हो सकता है, क्योंकि हम उसे दूसरी दृष्टि से देख सकते हैं, हम उसकी अलग अलग व्याख्याएं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता, जो भारत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इस पर सैकड़ों विद्वानों ने टीकाएं लिखी हैं, व्याख्याएं की हैं। सबों ने अपना अपना काम किया। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य से लेकर महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, महर्षि अरविंद, विनोबा एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक, इन तमाम लोगों ने गीता को अलग अलग दृष्टियों से देखा है। सबों का अपना अपना रिसर्च, तो आप कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि नया क्या होगा? नया तो होना ही चाहिए। तो नया, एक तो आप कुछ नई चीज खोज सकते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में नया चीज जोड़ सकते हैं। दूसरी बात कि आप पुराने ही चीजों की नई व्याख्या कर सकते हैं, जैसा हमने पहले कहा था, या उसमें जो कमियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप उसे किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। एक शायर ने कहा है कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। आपका अंदाज़े बयां, आप उसे किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपकी प्रस्तुति, कहते हैं ना कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां कुछ और है। तो आपकी जो दृष्टि होगी, आपका जो अंदाज़े बयां होगा, आपकी जो प्रस्तुति होगी, वह भी शोध को नया बना देती। तो आप उस टॉपिक को कर सकते रिसर्च। आप अपने ढंग से उसे प्रस्तुत कीजिए, अपनी दृष्टि से देखिए और अपनी मौलिक दृष्टि से देखिए। आप हमेशा शोधार्थियों के मन में यह बात आती है कि हम अपने शोध में किस मेथोलॉजी का उपयोग करें, किस विधि का उपयोग करें। बहुत सारी विधियां, वर्णनात्मक विधि, ऐतिहासिक विधि, प्रश्नात्मक, बहुत सारी विधियां हैं। तो हमारे मन में आता है कि हमारे शोध में कौन सी विधि उपयुक्त होगी। तो
मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि तमाम विधियां सिर्फ आपकी सुविधा के लिए हैं और कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने शोध में किसी एक ही विधि का प्रयोग करें। आप तमाम विधियों का ज्ञान प्राप्त करें और आवश्यकता अनुसार जहां जरूरत हो अपने शोध में उस विधि का प्रयोग करें। और कोई बने बनाए नियम आपके काम नहीं आ सकते हैं। शोध धूल भरी पगडंडी पर यात्रा करना नहीं है जिसमें चिन्ह बने होते हैं, यात्रियों के चिन्ह अंकित हो जाते हैं। किस होकर के बहुत सारे यात्री गए, अब हम भी उसके पद चिन्हों पर चलते चलते यह यात्रा पार कर लेंगे, यह शोध में नहीं हो सकता है। शोध तो मुक्त आकाश की यात्रा है जहां यात्रियों के पद चिन्ह नहीं होते। आप यात्रियों के अनुभव से लाभ ले सकते हैं लेकिन कोई पद चिन्ह आपको नहीं मिलेंगे। आपको कोई बना बनाया रास्ता नहीं मिल सकता है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। और यदि आप बने बनाए रास्ते पर चलते हैं तो शायद आप अपनी शोध यात्रा को ठीक ढंग से पूरी भी नहीं कर पाएंगे। लीक पर चलने वाले अच्छे शोधार्थी नहीं हो सकते। शोध के बारे में एक और मिथ प्रचलित है कि शोध करना मतलब ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञानी होना है, विद्वान होना है। जो जितना बड़ा विद्वान होगा वह उतना बड़ा शोधार्थी होगा। लेकिन यह मिथक है। किसी विषय की जानकारी प्राप्त करना या किसी विषय को याद कर लेना, किसी विषय को रट लेना, यह एक अलग बात है। और उस विषय में शोध करना, उस विषय में योगदान करना, उस विषय के ज्ञान के क्षेत्र में कुछ जोड़ना, यह दूसरी बात है। एक कहा गया है कि एक्वायरिंग नॉलेज इज नॉट द सेम एज कंट्रीब्यूटिंग टू नॉलेज। नॉलेज प्राप्त करना नॉलेज में कंट्रीब्यूट करना नहीं है। तो शोधार्थी वह है जो ज्ञान के क्षेत्र में कुछ कंट्रीब्यूट करता है, कुछ जोड़ता है। और शोध को लेकर के भाषा, हमारी शोध की क्या हो, इसको लेकर भी हमारे शोधार्थियों के मन में कई भ्रांतियां रहती है। कई बार यह मिथक प्रचलित हो जाता है कि यदि हम अंग्रेजी भाषा में थीसिस लिखेंगे तो हमारी थीसिस बेहतर होगी। यह एक मिथक है और मैं अपने सभी साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस मिथक से बिल्कुल दूर रहें। आप उसी भाषा में शोध करें जिस भाषा में आपकी प्रवीणता हो, जो आपकी मातृभाषा हो, क्योंकि आप उसी में अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। खासकर भारत में ज्ञान विज्ञान को राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से विकसित करने की जरूरत है। सिर्फ हिंदी में साहित्य लिखने से हिंदी का विकास नहीं होने वाला है। हमें दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मैनेजमेंट, मैथोलॉजी, इन तमाम विषयों को राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से प्रचारित, प्रसारित एवं विकसित करने की जरूरत है। और शोधार्थियों की यह एक बड़ी जिम्मेवारी है। मैंने देखा है हमारे कई मित्र जिन्हें एक लाइन भी अंग्रेजी नहीं आती है, वो अंग्रेजी में थीसिस तैयार किए हुए। बहुत दुख होता है मुझे। यह आप कदापि नहीं करेंगे। दूसरों की भी मदद लेंगे शोध में
तो भी आप अपनी भाषा का उपयोग करेंगे। हाँ, अंग्रेजी से कोई बैर नहीं है। अंग्रेजी की किताबें आपको अच्छी लगती है, ज्ञान के भंडार हैं, आप उसे पढ़िए और आप उसे अपनी मातृभाषा में उसका उपयोग कीजिए। अब शोध के संबंध में मैं कुछ और बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। और जो सबसे पहली बात, वो विषय का चयन। आमतौर पर एक मिथक है, विषय के चयन को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। हमारे प्राय सभी साथी जल्दबाजी में किसी के कहने पर, खासकर अपने शोध निदेशक के कहने पर या अपने किसी साथी के कहने पर किसी भी विषय का चयन कर लेते हैं। एक मिथक है कि विषय महत्वपूर्ण नहीं है, थीसिस महत्वपूर्ण है। यह मिथक गलत नहीं, सही नहीं है। थीसिस से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका सिनॉप्सिस है। शोध प्रारूप थीसिस से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और शोध प्रारूप में भी सबसे महत्वपूर्ण आपका विषय है। आप जिस विषय का चयन करते हैं उसी पर आपका पूरा शोध निर्भर करता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जिन्होंने विषय का चयन नहीं किया है, वो विषय का चयन करते हुए बिल्कुल सावधानी रखें और उसके पूरे सेंटेंस में एक एक शब्दों का प्रयोग काफ़ी सोच समझ कर करेंगे। वो विषय ऐसा होना चाहिए जो आपके शोध की मूल वस्तु को प्रकाशित करे, शोध के मूल प्रश्न को रेखांकित करे। उस पर आप बहुत ध्यान देंगे। और यह विषय का चयन उतनी ही सावधानी से हमें करना चाहिए जितनी सावधानी से हम अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। कितनी चीज़ों को हम देखते हैं एक जीवन साथी के चयन में। उन तमाम चीज़ों को हमें विषय के चयन में भी ध्यान रखना चाहिए। ये विषय भी आपके साथ जीवन भर जुड़ने वाला है। आप जब कभी भी इंटरव्यू में जाएंगे, किसी भी पीएचडी की मौखिकी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार में या प्रोफेसर के साक्षात्कार में भी एक पहला प्रश्न आएगा कि आपके शोध का विषय क्या है। तो हमेशा शोध के विषय का चयन करते हुए काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए और इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय शोध के विषय के निर्धारण में देना चाहिए। और तमाम चीज़ें जो पहले हमने शोधार्थी के गुण बताए वो इस शोध में भी होनी चाहिए। जैसे आपकी उसमें रुचि होनी चाहिए, उस पर पर्याप्त सामग्री आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, और उपलब्ध नहीं हो तो कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए कि सामग्री हमें कहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे। नहीं तो अगर आप किसी ऐसे विषय का चयन कर लेते हैं जिसके संबंध में सामग्री ही आपको नहीं है तो आपका सारा समय बीत जाएगा, तो फिर आप पीएचडी की डिग्री नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो तमाम समय की उपलब्धता, सामग्री की उपलब्धता, आप अपनी रुचि और उसे उस विषय पर गाइड करने वाले शोध निदेशक उपलब्ध है या नहीं, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर बहुत ही सावधानी पूर्वक शोध विषय का चयन करें। और जैसे ही आप एक अच्छे शोध विषय का चयन करते हैं, आप इस शोध यात्रा की आधी दूरी तय कर लेते हैं। वेल बिगन इज हाफ डन। गाँव में कहावत है ना, लाधा तो आधा। तो सही से लेकिन लादिएगा, तब गलत शुरुआत कर दीजिएगा तो फिर माइनस में यात्रा होने लगेगी। तो सही शोध विषय का चयन करें। और एक महत्वपूर्ण बात कि आप अपना एक एरिया ऑफ रिसर्च निर्धारित करें।
कोई भी व्यक्ति दुनिया की सभी चीजों को नहीं जान सकता है। ना सर्वो सर्वे नाम जानाति, कोई भी नहीं जान सकता है। ईश्वर के बारे में हमारी धारणा है कि वह सर्वज्ञ है, लेकिन मनुष्य नहीं जान सकता है। किसी भी मनुष्य के लिए असंभव नहीं है वो दुनिया की सभी चीजों के बारे में जानकारी हो उसे, और सभी क्षेत्रों में वह अपना कंट्रीब्यूशन दे दे। इसलिए आप कभी भी सर्वज्ञ बनने के चक्कर में नहीं रहेंगे। आप किसी खास विषय का विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें और अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट का चयन करें और उसमें ही रम जाएं, धुनी रमा दीजिए जोगी की तरह, और दिन रात उसी का चिंतन, उसी का मनन, सपने में भी वही विषय आना चाहिए। अगर आपने किसी दिन सपने में अपने शोध विषय का चिंतन कर लिया तो सोचिए कि आपका शोध सफल हो गया। सोते जागते हर समय आपको उसी का चिंतन होना चाहिए। और फिर आपका सिनॉप्सिस तैयार हो जाएगा। आप अपने विषय पर काम कीजिए, सामग्रियां संकलित कीजिए और एक खास बात की संदर्भ का सही उपयोग कीजिए। और लिखते हुए शोध प्रबंध जब आप लिखेंगे या जब सिनॉप्सिस भी आप तैयार करेंगे तो शोधार्थी के लिए एक सूत्र मैं आप सबों को देना चाहता हूँ। वो सूत्र है न लिखते किंचित मूलम, न उच्यते किंचित अनपेक्षितम। न लिखते किंचित मूलम, कुछ भी नहीं लिखना है बगैर मूल के, मूल ओरिजिनल, बिना संदर्भ के, बिना प्रमाणिकता के कोई भी बात नहीं लिखनी है। और न उच्यते किंचित अनपेक्षितम, जो अपेक्षित नहीं हो, जो जरूरी नहीं हो, वो नहीं बोलना है, वो नहीं लिखना है, वो नहीं डालना है। कुछ भी कूड़ा कचरा डाल करके 200 पेज पूरा नहीं करना है। वही चीज देना है जो आपके शोध के से जुड़ा हुआ है, जो जरूरी है, जो अपेक्षित है, उसे ही आप वहाँ पर उपयोग करें। और जिस किसी की भी रचनाओं का, पुस्तकों का, आलेखों का, उद्धरणों का आपने अपने शोध में प्रयोग किया है, सबों को संदर्भित कीजिए। और संदर्भ को लेकर भी हमारे मित्रों में कई तरह की भ्रांतियां रहती है। कई स्टाइल है, एमएलए स्टाइल, अलग अलग स्टाइल है लिखने का। तो आपको एक किसी स्टाइल को पकड़ना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि पूरी थीसिस में आप उसी स्टाइल को फॉलो करें। और सबसे सरल स्टाइल है कि पहले लेखक का सरनेम, कोमा, फिर उसका मूल नाम, फिर सेमी कोमा, फिर उस पुस्तक का नाम, उसको बोल्ड अक्षर में लिख दीजिए। फिर पुस्तक के प्रकाशक का नाम, प्रकाशन का जगह, प्रकाशन का वर्ष और फिर पृष्ठ संख्या। ये सबसे साधारण स्टाइल है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मेरी पुस्तक एक गांधी विमर्श है, अगर आप उसका उपयोग करना चाहें तो आप लिखेंगे शेखर कोमा सुधांशु, फिर सेमी कोमा, गांधी विमर्श बोल्ड अक्षरों में, दर्शना पब्लिकेशन भागलपुर, ब्रैकेट में बिहार लिख दीजिए, कोमा,
2015 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। पृष्ठ मान लीजिए 5 लिए, हाँ आपने तो 5, और फिर आप इसी स्टाइल को फॉलो कीजिए। और अगर एक ही चैप्टर में इस किताब को आप दूसरी बार उपयोग कर रहे हैं, तब फिर पूरे संदर्भ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप लिखेंगे शेखर सुधांशु, उसी तरह से शेखर कोमा सुधांशु सेमी कोमा, फिर गांधी विमर्श बोल्ड करके, फिर कोमा पूर्वोक्त, फिर पृष्ठ दे दें। फिर दर्शना पब्लिकेशन ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शेखर सुधांशु से लेके पुस्तक के नाम तक आपको लिखना चाहिए। सिर्फ अगर शेखर सुधांशु आप लिख देते हैं, गांधी विमर्श नहीं लिखते हैं, तो ये अधूरा संदर्भ होगा। क्योंकि हो सकता है कि आपने सुधांशु शेखर की किसी और पुस्तक का भी ऊपर उपयोग किया। तो आप इस तरह से, फिर इसी तरह से अगर किसी एडिटेड बुक का आलेख लेते हैं तो आप उसे कैसे लिखेंगे, तो उसमें जैसे पुस्तक के नाम के पहले उस एडिटेड उस बुक का आलेख जो है सेमी कोमा में देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरी किताब है एक भूमंडलीकरण नीति और नियति, उसमें रंजन यादव ने एक लेख लिखा है कि भूमंडलीकरण और लोकतंत्र। तो हम इसे कैसे संदर्भित करेंगे? हम उसे संदर्भित करेंगे यादव कोमा रंजन सेमी कोमा, फिर सिंगल कोमा में भूमंडलीकरण और लोकतंत्र जो उनके आलेख का टाइटल है, और फिर हम उस किताब का नाम देंगे भूमंडलीकरण नीति और नियति। फिर हम लिखेंगे संपादक का नाम सुधांशु शेखर, फिर उसका प्रकाशक देंगे दर्शना पब्लिकेशन जो भी प्रकाशन है भागलपुर, फिर उसका ईयर, फिर उसका पृष्ठ संख्या। इस तरह से हम उसका उपयोग करेंगे। लेकिन एक ही ढंग जो भी आप विकसित करें, उस एक ही, ये नहीं कभी किसी तरह से, कभी एक रूपता बहुत जरूरी है। शोध के क्रम में हमें एक रूपता का ख्याल रखना चाहिए। और ये जरूरी है कि हर एक अध्याय में आप उस अध्याय के अंत में संदर्भ का प्रयोग करें, और बीच के टेक्स्ट में जहाँ जहाँ आपने उस लिया हो 1 2 3 4 5 6 उसे अंकित करें, और वही उससे जुड़ा हो। एक नंबर में आपने सुधांशु शेखर की किताब लिया है तो संदर्भ में 1 नंबर में वो होना चाहिए, 2 नंबर, तो एक रूपता होनी चाहिए उसमें भी। ये नहीं कि यहाँ कुछ इस तरह से नहीं। और फिर थीसिस के बाद में आप एक विस्तृत संदर्भ ग्रंथ सूची दें, उसमें जितनी किताबों पत्रिकाओं का आपने उपयोग किया है उन तमाम का नाम दें, और कोशिश करें उसी का नाम दें जिसका आपने उपयोग किया है। बेवजह बोझ नहीं बढ़ाएं, लोगों को नहीं रखिए कि आपने भी इन तमाम चीज़ों। तो अब एक सवाल उठता है कि हमारे साथी हमेशा कि प्राइमरी सोर्स क्या होगा और सेकेंडरी सोर्स क्या होगा, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। तो यह एक व्यवहारिक बात है। कोई स्रोत किसी संदर्भ ग्रंथ के लिए प्राथमिक हो सकता है और वही दूसरे ग्रंथ के लिए द्वितीयक भी हो सकता है। जैसे कि आप अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रिसर्च कर रहे हैं तो संपूर्ण अंबेडकर वाङ्मय आपके लिए प्राथमिक स्रोत होगा। लेकिन यदि आप पूरे भारतीय समाज में जाति व्यवस्था पर रिसर्च कर रहे हैं तो अंबेडकर जी की कोई किताब या अंबेडकर वाङ्मय आपके लिए द्वितीयक स्रोत हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप निरंतर अभ्यास के माध्यम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। और वास्तव में शोध अभ्यास की ही चीज है। शोध किसी मंजिल को प्राप्त करना नहीं है, शोध एक यात्रा है, शोध एक निरंतर यात्रा है और यात्रा का ही महत्व है।
तो यह अभ्यास से ही आएगा। चलते चलते, करते करते आप इसमें सीखेंगे। कभी गिरेंगे, कभी भटकेंगे भी, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे अपने संकल्प के बल पर, और अंततः आप अपने उद्देश्य तक पहुंचेंगे। और उस उद्देश्य तक पहुंच करके भी रुकना नहीं है। रुक जाना, ठहर जाना, यह शोध की प्रवृत्ति के खिलाफ है। चलना ही शोध है। चरे व्यति चरे व्यति। रुक जाना मृत्यु है, शोध का अंत है। शोध का कभी अंत नहीं होना चाहिए। हाँ, थीसिस का अंत होगा उस टॉपिक पर। अभी नहीं कि हम 5 वर्षीय योजना चलाएंगे। थीसिस हमने जो लिया है उसका एक खास निष्कर्ष के साथ हम उसका समापन करेंगे। और पीएचडी डिग्री भी ज़रूरी है, नौकरी भी ज़रूरी है, लेकिन ये यात्रा हमारी बंद नहीं होगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ पीएचडी डिग्री प्राप्त करना नहीं होगा, बल्कि उस क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। तो इस तरह से आप शोध की यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन मैं अंत में आप लोगों से महाभारत की एक घटना का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। आप सभी ने द्रोणाचार्य के बारे में सुना होगा और आप जानते होंगे कि द्रोणाचार्य का अंत कैसे हुआ। द्रोणाचार्य सभी पांडव कौरव दोनों के गुरु थे। बहुत बड़े योद्धा, बहुत बड़े ज्ञानी। और आप जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई में जब द्रोणाचार्य को परास्त करना मुश्किल हो गया, तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। श्री कृष्ण यह जानते थे कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यधिक प्रेम करते हैं और उनकी प्रतिज्ञा है कि अगर अश्वत्थामा को कुछ हो गया, अश्वत्थामा हताहत हो जाएगा, मारा जाएगा, तब फिर वो जीवन से विरक्ति ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे। तो श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई और अश्वत्थामा को मारना इतना आसान नहीं था। अश्वत्थामा को आप जानते हैं कि वो अजर अमर है, उसको वरदान है, कोई मार ही नहीं सकता है। तो अब क्या किया जाए? अब द्रोण को हराने के लिए अश्वत्थामा को मारना जरूरी। अश्वत्थामा मर नहीं सकता। तो कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने भीम के द्वारा अश्वत्थामा नामक एक हाथी का वध करवा दिया, हाथी की हत्या करवा दी। और धर्मराज युधिष्ठिर, आप जानते हैं, जो सरासर के बोलते थे, द्रोणाचार्य को उन पर अटूट विश्वास था। और धर्मराज युधिष्ठिर से महाभारत के मैदान में कहवा दिया गया कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, मतलब अश्वत्थामा मारा गया, नर या हाथी। अब अश्वत्थामा हतो इतना बोलते ही कृष्ण ने अपने सभी योद्धाओं से शंख गर्जना, शंख ध्वनि छेड़ दी और नरो वा कुंजरो वा यह शब्द
सुनाई नहीं पड़ा। मनीष जी आवाज आ रही है? तो द्रोणाचार्य ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया और उन्होंने शस्त्र त्याग दिया। और इसी बीच उनके प्रिय शिष्य अर्जुन ने, आवाज नहीं जा रही है मनीष जी? उनके प्रिय शिष्य अर्जुन ने उनकी हत्या कर दी। अब यह मैं प्रसंग क्यों आपको सुनाना चाह रहा हूं? मैं यह प्रसंग इसलिए सुनाना चाह रहा हूं कि आप युधिष्ठिर और द्रोणाचार्य इन दोनों का मूल्यांकन करें। युधिष्ठिर ने क्या किया? वे जानते थे कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया है। वे सीधे बोल सकते थे कि अश्वत्थामा कुंजरो हतो, अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, क्या कर दिया उन्होंने? बेईमानी कर दी, तथ्यों को तोड़ मरोड़ दिया, तथ्य को करप्ट कर दिया और उन्होंने एक शोधार्थी की भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने बौद्धिक बेईमानी की। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई आर्थिक बेईमानी हमारे समाज को जितना नुकसान पहुंचाती है उससे कहीं अधिक, हजारों गुना अधिक बौद्धिक बेईमानी नुकसान पहुंचाती है। अगर विजय माल्या हमारे देश का अरबों रुपया लेकर भाग जाता है, हमारे देश के लिए नुकसानदायक है। लेकिन अगर कोई बुद्धिजीवी कोई गलत सिद्धांत प्रस्तुत कर देता है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है, बौद्धिक बेईमानी करता है, तो यह ज्यादा नुकसानदायक है। पीढ़ियों तक इससे प्रभावित होती है, दुष्प्रभावित होती है। इसलिए शोधार्थी को बौद्धिक बेईमानी से बचना चाहिए। उसे तथ्यों को उसी रूप में प्रस्तुत करना चाहिए जिस रूप में वह हो। व्यक्तिगत स्वार्थ एवं लोभ लालच में आकर तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और समाज के लिए सही तथ्य प्रस्तुत करना चाहिए। अब दूसरी बात, हम द्रोणाचार्य का भी मूल्यांकन करेंगे तो आप देखिएगा कि द्रोणाचार्य ने क्या किया। द्रोणाचार्य ने सुना अश्वत्थामा हतो, समझ गए कि अश्वत्थामा उनका पुत्र, अपने अश्वत्थामा का मतलब अपना पुत्र मान लिया। ये शोधार्थी ऐसा नहीं कर सकता। शोधार्थी किसी भी वक्तव्य के सभी पहलुओं पर विचार करके ही निष्कर्ष निकालेगा। उत्तेजना में, आवेग में, भावनाओं में बहकर निष्कर्ष नहीं निकालेगा, जो द्रोणाचार्य ने किया। दूसरी बात, द्रोणाचार्य को पता था कि कृष्ण ने किस तरह से पूरे महाभारत में भीष्म पितामह से लेकर के कई योद्धाओं को परास्त करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए, छल किए, बौद्धिक बेईमानी की। भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को लाख खड़ा किया। वो संदर्भ भूल गए द्रोणाचार्य। वो नहीं सोच पाए कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने आंख मूंद कर युधिष्ठिर की बातों को सत्य मान लिया।
एक तो युधिष्ठिर की पूरी बात सुनने की जहमत भी नहीं उठाई। उन्हें पता करना चाहिए कि अश्वत्थामा हतों के बाद भी कुछ बोला है कि नहीं बोला है। एक तो उन्होंने ये नहीं किया। दूसरी बात, युधिष्ठिर बोल रहा है तो सत्य ही होगा, या उन्होंने पूर्व धारणा स्थापित कर ली, उसको मान लिया। उन्होंने तर्क एवं विवेक की कसौटी पर युधिष्ठिर की बातों को नहीं कसा, तो इसका परिणाम उन्हें अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। अपनी जान भी गए और जिस पक्ष से लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। तो शोधार्थी को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक शोधार्थी को कभी भी आंख मूंद कर किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह बात किसी भी धर्म ग्रंथ में क्यों ना लिखी गई हो, चाहे वह बात किसी भी बड़े से बड़े विचारक के द्वारा क्यों ना कही गई हो। शोधार्थी को उन बातों को अपने तर्क एवं विवेक की कसौटी पर कसना चाहिए और फिर जब उसे वह बात खुद सही लगे तभी उस बात को स्वीकार करना चाहिए। बस इन्हीं बातों के साथ, इसी संदेश के साथ कि आप सभी एक अच्छे शोधार्थी बनेंगे और समाज एवं राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान देंगे। मैं अंत में आपको गांधी जी का वह जंतर, संक्षेप में गांधी जी ने कहा है कि जब कभी भी आपको कोई भी काम करते हुए आपके मन में शक आए कि मैं ये करूं कि वो करूं, तो आप अपने अंतर मन में उस व्यक्ति का चेहरा लाइए जो आपकी नज़रों में सबसे दीनहीन हो, और आप देखिए कि आप जो करने जा रहे हैं वह उस व्यक्ति के हित में है या नहीं, तो समाज के अंतिम व्यक्ति के हित में है या नहीं। इसी कसौटी पर आप भी अपने शोध को कसेंगे और प्रयास करेंगे कि आपका शोध समाज एवं राष्ट्र के व्यापक हितों से जुड़ा हुआ हो। आप सबों ने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभारी हूँ हमारे BN मंडल विश्वविद्यालय के माननीय सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर जवाहर पासवान सर, हमारे अग्रज डॉक्टर सिद्धेश्वर काश्यप जी, रंजन भाई, सारंग तनय जी, विमल जी, और हमारे अत्यंत ही प्रिय डेविड जी, और सभी मित्र जिन लोगों ने भी इस यात्रा में हमारे साथ सहभागिता निभाई, उन सबों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपनी वह बात वापस लेता हूं जो मैंने पहले कहा था कि मैं उन्हें ही आभार दूंगा जो अंत तक हमारी इस यात्रा में शामिल होंगे। मैं उस बात को वापस लेता हूं। उनको भी आभार है जिन्होंने एक क्षण के लिए भी सुना, उन्हें भी आभार है जो आगे इसे सुनेंगे। एक वो कविता मुझे बहुत पसंद है कि पथ चलते जिनसे स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। उनका भी धन्यवाद जो साथ न मेरा दे पाए, उनसे कब सुनी हुई डगर, मैं भी न रहूं तो फिर भी क्या, राही मर लेकिन राह अमर। हो सकता है कि कल हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, लेकिन यह शोध की यात्रा जारी रहनी चाहिए, निरंतर जारी रहनी चाहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि मैं इस पूरी यात्रा में 2 व्यक्ति का नाम नहीं लूं तो यह एक बहुत बड़ी बौद्धिक बेईमानी होगी। और वो 2 व्यक्ति हैं हमारे ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत मेरे अत्यंत ही प्रिय मेरे छोटे भाई, जो कि मेरे दिलों में बसते हैं, हमेशा हमें मदद करते हैं, मनीष कुमार, और मेरा छोटा भाई जो मेरा स्टूडेंट भी है, सौरभ कुमार चौहान। मैं इन दोनों को धन्यवाद से अधिक बधाई देता हूं, क्योंकि यह फेसबुक लाइव
उनका ही है। जितना इसमें मैंने योगदान दिया है उससे कहीं भी कम योगदान इन दोनों का नहीं है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, धन्यवाद।